पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के शो का ताल्लुक़ है पाकिस्तान की सियासी समाजी सूरत हाल से। बराह रास्त सियासी सूरत हाल पे हम कोई तबसरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका ताल्लुक़ है हमारी सियासी, समाजी और कानूनी अक़दार से। और एक ऐसे दिन जबकि कराची जाने वाली एक ट्रेन नवाब शाह के करीब हादसे का शिकार हुई और उसमें कई दर्जन हलाकतें हो गई, और उसी रात गए लेट इवनिंग में हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक जलसे से ख़िताब किया। और इस वाक़े को बुनियाद मैंने इसलिए बना रहा हूँ अपने शो के लिए कि इसके साथ हमने सोचा कि आपको जापान में अपने एक दोस्त हैं हमारे, बहुत तवील अरसे से वहाँ पे आबाद हैं, हुमायूं मुग़ल साहब, उनके साथ आपकी मुलाकात हम करवाएंगे और उनसे पूछें कि जापान और पाकिस्तान के दरमियान अखलाकी अक़दार का क्या हम मवाजना कर सकते हैं। जब जापान में कोई झूठ बोलता है, फ्रॉड करते हुए पकड़ा जाता है, भले उसका किसी भी सियासी जमात, किसी भी समाजी हलके से हो, उसके साथ क्या सलूक होता है, सियासी मुखालफिन के बारे में क्या रवैया इख्तियार किया जाता है, क्या गालम गलोच होती है। और जब हादसात होते हैं, अवाम के साथ हादसात पेश आते हैं, तो उस वक्त वहाँ के फिर वज़राए आज़म, वहाँ के आला क़यादत, उसका तर्ज़ अमल क्या होता है। तो जनाब, आपको दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ कि 6 अगस्त को हमारे वज़ीर आज़म ने कसूर में एक बड़े जलसे से ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि मैं ये आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर देखकर अब मेरी तमाम थकावट दूर हो गई है। अब इस कसूर में ये जलसा था मुस्लिम लीग की तंजीम नौ इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में। अब उसमें आप देखिए कि वहाँ पे एक क्लासिकल एक गाना जुगनी वाला चल रहा है बैकग्राउंड में, और हमारे वज़ीर आज़म साहब भी और उनके साथी भी उसके साथ साथ लहरा रहे हैं। जी जनाब, ये देखिए आपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बड़े ही तरंग में हैं और बड़े एक्साइटेड हैं, और किस तरह लहरा लहरा के गाने के साथ साथ जुगनी और ढोल की थाप पे पजीराई कर रहे हैं, क्राउड की भी, उनको चीयर अप कर रहे हैं। लेकिन ऐन इस वक्त नवाब शाह के करीब जो ट्रेन हादसे का शिकार हुई, उसमें से लाशों को निकालने और बोगियों को रेल ट्रैक से हटाने का सिलसिला जारी था। इस हादसे में कम से कम 40 अफराद जाँ बहक हुए हैं, और मालूम नहीं अभी कितने बेचारे माजूर हो गए। उन लोगों में से जो कि शदीद ज़ख्मी हैं, उनमें से भी कुछ की हालत ख़तरे में है। तो ये आपने देखा कि एक बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग सा इमेज था, और कि एक तरफ इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं, एक और ट्रेन का हादसा पाकिस्तान में, और दूसरी तरफ ये हमारे वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने ये नहीं सोचा कि कम से कम म्यूज़िक ही बंद करवा देते अगर आप जलसा मनसूख नहीं कर सकते थे। अगर आपको मरे हुए आवाम की, मरते हुए बदहाल उन आवाम की फ़िक्र नहीं है जो कि हादसे का शिकार हुए, बेबसी के आलम में कई उन्होंने घंटे गुजारे इंतज़ार करते हुए रेस्क्यू का, तो कम से कम ये म्यूज़िक ही बंद करवा देते। लेकिन जनाब नहीं, उनको तो पता नहीं, शायद बहुत थकावट हो गई थी, तो उसमें फिर वो काफ़ी तालियां भी बजा रहे हैं, आपने देखा। तो ये कंट्रास्टिंग इमेज भी आप देख सकते हैं, बाद में किसी ने यह तैयार किया है, वो बेबसी जो कि बच्चों और मुतासरीन में नज़र आ रही है। नवाब शाह के करीब ट्रेन हादसा, 30 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद जख्मी। सरहारी रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर कराची से हवेलियां जाती हज़ारा एक्सप्रेस की बोगियां
पटरी से उतरी और फिर कुछ बोगियां उलट गईं। कुछ लोगों ने बोगियों से छलांगे लगाई, कुछ वहीं फंसे रह गए। मकामी अफराद मुतासिरीन की मदद को पहुंचे। रेस्क्यू टीमों के पहुंचने तक लोगों को निकालने की कोशिश। तो जनाब, आपने ये कंट्रास्टिंग इमेजेस देख लिए कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने एक इंतहाई अलमनाक दिन पे क्या हरकत, मैं नहीं कहूँगा क्या उनका तर्ज अमल था बतौर वज़ीर आज़म, बतौर एक अवामी नुमाइंदे के, कि दिन रात वो अवाम के दर्द में वो कहते मुझे नींद नहीं आती, चैन से मैं सो नहीं सकता, लेकिन ये काम इन्होंने 6 अगस्त 2023 को किया। इसके साथ ही मुझे एकदम 12 मई 2007 का खून आशाम दिन याद आया, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इमरजेंसी तो खैर अभी नहीं लगी थी, लेकिन उन्होंने उनका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ टाकरा शुरू हो गया था और 12 मई को चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कराची जा रहे थे। तो यहाँ से यानी इस्लामाबाद रावलपिंडी से तमाम हुकाम को और MQM को कहा गया कि इफ्तिखार चौधरी को कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देना। तो जनाब, उस दिन वो जब कराची एयरपोर्ट पहुँचे तो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया गया। इतनी भारी नफरी थी रेंजर्स की, पुलिस की, और इसके साथ साथ शहर अमलन MQM के हवाले हो चुका था। मुझे बाद में एक बड़े सीनियर फ़ौजी अफसर ने बताया था कि इस्लामाबाद से उन्हें ये हुक्म आया था कि आप शहर अपने बैरक से, अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकलेंगे, डोंट वरी अबाउट कराची, क्योंकि वो कराची अमलन MQM के हवाले कर दिया गया। तो उस दिन 58 लाशें गिरी थी, 58 लाशें, जगह जगह तोड़ फोड़, जलाओ घेराव, और साथ साथ उसमें अवामी नेशनल पार्टी के, पीपल्स पार्टी के लोग, काफ़ी सारे लोग बेचारे मासूम शहरी मारे गए थे। लेकिन मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि उसी शाम, बल्कि रात गए, जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम उस वक्त बड़े जोबन पे थे और रात को उनको लाया गया इस्लामाबाद में डी चौक में एक जलसा हुआ और उस जलसे में उनको बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचाया गया। काफ़ी नशे में मालूम हो रहे थे और उन्होंने एक मुक्का लहरा कर अपने ख़िताब में कहा कि आपने देख लिया अवामी क़ुव्वत का इजहार, यानी मालूम नहीं कि वो कराची में MQM की क़ुव्वत का इजहार का इजहार कर रहे थे, उसका ज़िक्र कर रहे थे, जिसकी वजह से कराची में जगह जगह आग लगी, तबाही हुई और 58 लाशें गिरी, या फिर उस क़ुव्वत, उस ताकत का ज़िक्र कर रहे थे जिसके बदौलत वो मजमे का जो मजमा था, किराए का मजमा लाया गया था और ये नशे में धुत आके उनसे ख़िताब कर रहे थे। यानी उनको एहसास बिल्कुल ही नहीं था कि उस दिन उनके ख़िताब से पहले तक 58 लोगों की जानें जा चुकी थी, महज इस वजह से कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अहकामात के मुताबिक जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को नहीं जाने देना था कराची एयरपोर्ट से कराची शहर, और वो शहर MQM के हवाले हो गया था। MQM ने बाद में कोई 2018, 19, 20 में इस पे पब्लिकली माज़रत भी की थी। तो अब ये तो हो गया कुछ पाकिस्तान का ज़िक्र, लेकिन हम आपको टोक्यो लिए चलते हैं, जापान, जहाँ पे हमारे साथी हुमायूं मुग़ल मौजूद हैं और उनसे हम पूछना चाहेंगे कि जापान में फ़िलहाल वो कहाँ से आए हैं, हिरोशिमा में वो क्या कर रहे थे और क्या वहाँ के वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, क्यों मौजूद थे? जी इम्तियाज साहब, यू राइट, आपका सवाल बहुत अच्छा था कि मैं 2 दिन से हिरोशिमा में मौजूद था और कवरेज कर रहा था। एक तो पीस सेमिनार था, बड़े बड़े वहाँ पे फिलोसफर, जर्नलिस्ट आए हुए थे और वो इसी के ऊपर बात कर रहे थे कि दुनिया में अमन कैसे काम हो सकता है। और वहाँ पे दूसरे दिन फिर सेरेमनी हुई, उसमें एक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं किशिदा सन, वो मौजूद थे, बाकायदा वहाँ हाजिरी आए, वो अपनी बहुत सारी मीटिंग कैंसिल करके आए और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पीस का मैसेज दिया वहाँ पे। तो मैं चाह रहा था कि आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं, आई एम रेडी टू आंसर यू एनीथिंग प्लीज। जी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपके वज़ीर आज़म ने, यानी जापान के वज़ीर आज़म ने पीस का, अमन का पैगाम दिया हिरोशिमा में। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो 1945 में यहाँ पे नागासाकी और हिरोशिमा पे अमेरिका ने एटम बम गिराए थे, तो उसके बाद बहुत तबाही हुई थी। तो उसको अपना फ़र्ज समझते हुए आज के वज़ीर आज़म भी बाकायदगी से हिरोशिमा और नागासाकी ज़रूर जाते, अपना सब कुछ छोड़ के आवाम के साथ
इजहार यकजहती के लिए। तो मैं चाह रहा था कि हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट करें कि जापान में जब इस तरह के कोई हादसा होता है, जैसे पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ ट्रेन का हादसा हुआ, तकरीबन जी। कम से कम 40 अफराद उसमें जाँ बाग हो गए, लेकिन उसमें हमारे वजीर आजम साहब की पार्टी ने एक हम्म। बंदोबस्त किया हुआ था एक जलसे का कसूर में, और वहाँ पे फिर बाकायदा म्यूजिक भी चल रहा था और हमारे वजीर आजम भी उसके साथ घूम रहे थे, लहरा रहे थे। सो आप जब ये बात सुनते हैं, जापान में रह रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक, आपके जहन में क्या आता है? खान साहब, बात यह कि बड़ा अफसोस होता है मुझे देख के कि एक तरफ देखे ना, कहीं पे गम है और कहीं पे खुशी है। लेकिन जब आपके गम हो तो होना चाहिए कि खुशियों को जो ना थोड़ी देर के लिए आप साइलेंट कर लें, मना लें, लाजमियत नहीं है, थोड़ी देर बाद मना लें। जैसे कोई देखे ना, अजान हो रही है तो कहीं म्यूजिक हो रहा है तो वो म्यूजिक बंद कर देते हैं। तो चाहिए तो था कि म्यूजिक बंद कर दिया जाए या कुछ ना कुछ उसका अप्रिशिएट करना चाहिए आवाम को। लेकिन एक हमारा ख्याल ये अखलाकियात की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में है ना, डीमोरलाइजेशन हमारी आवाम के अंदर। ये कि हमारा जमीर जो है ना, हमारे सोए हुए हैं। अगर सोए हुए जमीर की कौम होगी तो उसके जमीर का जो सोया हुआ लीडर भी सोया ही होगा। उसको तो दे डोंट रियलाइज कि को मरता है मरे भाई, हमने तो शादी करनी है अपना। वो कहते हैं ना, वो एक में वो गाना सुना होगा कि इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर किसी की दुल्हन बनेगी। तो मेरा ख्याल है वो किसी की सियासत दुल्हन बन रही है, किसी का जनाजा उठ रहा है। तो पाकिस्तान में रोज किसी की सियासत का जनाजा उठता है और रोज किसी की कोई दुल्हन बनती है। तो ये मैं 70 साल मैं भी, आप भी देखते आ रहे होंगे। तो तो ये मुझे करो सर, मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। नहीं, मैं पूछना ये भी चाह रहा था कि जरा सा उस पर हम बाद में आते हैं, जी लेकिन जी जो इस पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी आप मिलते होंगे जापान में, जी जी तो जी। पाकिस्तान के हालात को देख के वो क्या सोचते हैं आजकल के जो कुछ हो रहा है यहाँ पे? देखिए खान साहब, बहुत दिल रुकता है। सच्ची बात बताऊं, यहाँ जितने भी पाकिस्तान है वो दिल खोल के बात करनी नहीं चाहते। मैंने कई लोगों से इंटरव्यू करने की कोशिश की अपने पाकिस्तानी भाइयों से। वो कहते हैं मुगल साहब रहन दियो जनाब, एनू असी 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 बोल पे हैं तो साडा पाकिस्तान के जाना मसला हो जाना है। तो वो अच्छा, बोलना इतना डर चाहते हैं तो है? इवन जापान में भी इतना डर है? यस यस, वो अफसर उनको पता, कहते हैं जाएंगे हम एयरपोर्ट जाएंगे फिर हमें वो सारी चेकिंग शुरू हो जाएगी। इतना उनके ऊपर वो बड़ा हुआ है कि यार ये सानू छड़नगे नहीं फिर। तो ये अच्छा। मसला कि वो प्रेशराइज जो है ना पूरी दुनिया में है इस वक्त। पीटीआई जहां भी है, मैंने कहा पिटी हुई है, सही बात है। वो अंदर से मोहब्बत है उनकी, लेकिन वो इजहार नहीं करना चाहते है ना। तो हम्म। अब ये कि वो पाकिस्तान के, मैं सियासी बात तो नहीं करना चाहता, मैं ना पीपल्स पार्टी का हूँ ना पीटीआई का, लेकिन सारे मेरे दोस्त हैं। बताऊँ, यहाँ 3 ग्रुप हैं, पीएमएनएल भी है, पीपल्स पार्टी भी है, पीटीआई भी है। उनके लीडर जितने वो सारे दोस्त हैं मेरे, उनकी हम्म। पार्टियों में मैं जाता हूँ। तो जब मैं उनसे इंटरव्यू करना चाहता हूँ, कहते हैं मुगल साहब आप सियासी बात नहीं करें, एंटरटेनमेंट की बात करें तो ठीक है। तो ये अच्छा, यहाँ इन्हें पे भी मतलब सियासत की तरफ कोई नहीं जाना चाहता, और उसकी बुनियादी वजह है कि खौफ है। मैं भी हाल ही में कनाडा से वापस आया, तो वहाँ मैं जिससे भी मिला, तो अक्सर जी जी लोगों ने कहा कि जी हमने ट्विटर पे अपनी पोस्टें लगानी छोड़ दी हैं, हम जी जी व्हाट्सएप ग्रुप में से निकल गए हैं, क्योंकि हमें जी। डर है कि कहीं जब हम जाएं हमारे साथ कोई हाथ ना हो जाए, या हमारे जो रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार, हम्म उनके हम्म हम्म ऊपर कोई हाथ ना उठा ले, उन्हें तंग ना करे। हम्म लेकिन ये बताएं कि जो अखलाकी अकदार, समाजी अकदार, सियासी अकदार जो हम्म। पाकिस्तान में इतने अरसे से, गुज़िश्ता तकरीबन साल सवा साल से हो रहा है, आप इसको रिलेट करते हैं कि जापान में इस तरह हो सकता है कि एक साबिक वजीर आजम हो, फिर उसके आनन फानन वो जब इक़्तिदार से अलहदा होता है तो वो फिर मुजरिम भी हो जाता है, बागी भी हो जाता है, दहशतगर्द भी हो जाता है, फिर जिस तरह का सलूक होता है, फिर उसकी पार्टी के लोगों के साथ जो सलूक है, तो क्या इस चीज़ की, कैन यू इमेजिन कि इस किस्म का हो सकता है इधर जापान में भी? नेवर नेवर नेवर, नो सर, नो नो नो। यहाँ पे कहता, बल्कि वो यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर, उससे अगर कोई गलती हो जाए ना तो वो पहले तो खुद रिजाइन कर जाएगा। और इनकी अच्छा। इतनी बाज़मीर कौम है कि देखिए इनके जो लीडर्स जो है ना, जो प्राइम मिनिस्टर में देखे, कई इन्होंने तो अपनी सुसाइड कर लेते हैं सर। वो यहाँ पे मेरे मेरे दोस्त हैं 2 पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने सुसाइड की है कि यार हमसे अच्छा। एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, माफी भी नहीं मांग सकते। तो दूसरे दिन वो न्यूज लगी है कि दे आर सुसाइड। तो ये सर अच्छा, इनके तो इनका मतलब जो है ना उसमें, माइंड सेट जो है ना, बुशिदो का सिस्टम, बुशिदो जिसे समझते हैं ना, सामुराई माइंड है इनका सर। तो अच्छा, तो ये ना सैमुराई हर माइंड काम क्या है वो लोगों को बताएं, सैमुराई माइंड क्या है? सर। वो मैं कल भी एक चैनल पे बात कर रहा था एक साहब से, तो कह रहे कि सामुराई माइंड जो बुशिदो है इसको थोड़ा माइंड कराएं। बुशिदो का ये मतलब होता है कि आपने किसी के लिए ना अपनी जान देनी है, अपना लीडर है ना उसके लिए जान देनी है, और अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। तो यहाँ के जितने भी लीडर है ना, सामुरा का मतलब होता है उस वक्त इनके जो ना, ये समझ लें कि उस वक्त
मतलब डेमोक्रेसी तो नहीं थी जापान में, इनका एम्परल सिस्टम है, एम्परर है, एम्परर के नीचे जितने होते हैं ना वो 12 इसके सामुराई होते थे, वो सामुराई अच्छा। जो ना वो सारा हैंडल करते थे, किसी अच्छा। को उसने अपने हर एक, वो एक समझ लो मशीर ही होते थे, वो हैंडल करते थे। और उनका कि वो पूरी अपनी जान, जिससे वो इतना काम नहीं होता था, वो जापानीज बोलते हैं हारा खीरी, वो तलवार लेके ना अपने पेट को काट के माजत करता था कि सर मुझसे गलती हो गई है। तो ये कि वो बड़ी बाज़मीर कौम है, उसको इन्होंने एंटरटेन, मतलब उसको ट्रेंड किया गया इस कौम को ना, और अच्छा, वो वो जो अभी जो आप कहते हैं कि बड़ी बाज़मीर कौम है, तो इसका सबूत क्या है? यानी कोई झूठ बोलते हुए, फ्रॉड करते हुए, किसी से दगा करते हुए पकड़ा पकड़ा जाता है, या कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ा जाता है, फिर उसके साथ होता क्या है? होता क्या सर, मेरे ख्याल आज तक मैंने जितने केस सुने हैं कि आज तक ऐसा कोई केस हुआ नहीं, जो हुआ वो पहले खुद ही मान जाता है, खुद ही अपने आप को वो ना सिलेंडर कर देता है कि सर वेरी सो, वो आता है मीडिया के सामने, हमारे यहाँ तो जबरदस्ती मीडिया के सामने लाया जाता है ना, वहां अपने खुद आ जाते हैं कि यार मुझे गलती होगी है, माफ कर दें। और वो फिर क्या कि वो जो उसकी प्लेंटी होती है, तो यहाँ का कानून जो है ना बड़ा थोड़ा नरम मजाज है, वो कहते हैं ठीक है इसने गलती मान ली है, इसको आप रिलीफ दे दें, ठीक है जो अपनी प्लेंटी दे, लेकिन वो दोबारा फिर वो सियासत में नहीं आ सकता, इसके लिए हम्म। ये यहाँ मसला है। तो अच्छा। यहाँ भी जो ना ये क्या, हाँ, सिस्टम ये एक बड़ी जरूरी बात थी कि क्या आप चोरी करते हुए पकड़े जाएं, फ्रॉड करते हुए, उसके है। बाद सियासत में आने का रास्ता मुस्तकिल बंद हो जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100% क्लोज है सर, बल्कि बल्कि वो खुद ही, मैंने बताया ना कि वो खुद ही छोड़ देता है, उसको पता है मेरे बीवी बच्चे हैं, आगे पूरा खानदान चलना है यहाँ पे ना। तो यहाँ जो भी पॉलिटिक्स में आता है, बताओ उनका पॉलिटिक्स सिस्टम वेरी क्लैन है, ये नहीं है कि नहीं रिश्वत खाते हैं यहाँ पे भी, जापानी है कई हैं, मतलब डर्टी पॉलिटिशियन, ये नहीं कि पूरी दुनिया में मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत बता कह रहे हैं वो आटे में नमक के बराबर। लेकिन वो हम्म। जब पकड़े जाते हैं तो उनके साथ जब फिर कानून हसरत करता है ना, वो तो बड़ा मसला होता है। अभी दो चार के साथ किया है, उनको फिर फॉर एवर एक तो सियासत से भी अलग कर दिया जाता है, और जेल के अंदर तो फिर फॉर एवर उनके लिए डाल दिया जाता है। यानी वो लेकिन वो बहुत जी, यानी बाकायदा सबूतों के साथ जो पकड़ा जाता है तो फिर वो पकड़ा जाता है, बच नहीं सकता है। बच तो नहीं सकता सर, वो मैं कानून एक के और गिरफ्त। इसके हवाले से ये भी पूछना चाह रहा था, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है कि एक जी तरफ गुर्बत है, बेरोजगारी है, फिर ये इस किस्म के जो नवाब शाह में जो हादसा हुआ, इस तरह के हादसा हो जाते हैं, और दूसरी तरफ हुक्मरान हमारे जो है तो अपनी सियासत को चमकाने में मसरूफ हैं। अब जापान में जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, जैसे नवाब शाह जैसा, या इससे पहले भी मुख्तलिफ हादसे होते रहे हैं, वहां पे फिर वजीर आजम और वज़रा वो क्या करते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है? हाँ साहब, आप वजीर आजम को छोड़ दें, यहाँ पे मैं बताऊं सुनामी आई थी, उसमें पता नहीं कितने बंदे मर गए थे, तो वजीर आजम तो डेफिनेटली उसने पहुंचना नहीं है, मिनिस्टर सारे 100% पहुंचेंगे, इनका एम्परर जाके वहां पहुंचता है, बादशाह सर, बादशाह खुद अपना घर बार छोड़ के चला जाएगा वहां जाके, वो प्रे करता है सर। और अभी भी जो है कि वो जितने, ये नहीं कि अभी सुनामी हर साल वो जाता है, बादशाह इनका जो एम्परर है वो अभी भी जाके वहां पे ना हर साल सेरेमनी मनाई जाती है कि यार ये विक्टिम थे, नेचुरल डिजास्टर था, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन काफी लोगों की जानें गई हैं। एक तो वो जापान में जो दो बड़े जो है ना जो एक्सीडेंट हुए हैं, एक तो ये कि ये हिरोशिमा नागासाकी वाला, वहां पे आके वो प्रे करते हैं, और दूसरा ये सुनामी, ये तीन बड़े एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पे सर। और उसके अंदर है कि सबसे पहली बात है कि इंपीरियल फैमिली खुद आती है अपने घर बार छोड़ के, वहां के प्रे करती है, ये सर इनका हाई लेवल मॉरल है, जिसकी वजह से मैं एम्पर को मैं उनका हाथ जोड़ता हूँ, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ कि यार तू मेरा भी बादशाह है यार, क्योंकि मेरे हम्म। बच्चे जापानी है, मैंने शादी यहाँ की है, मेरे मतलब पोते पोती हैं, मैं 40 साल गुजार दिए, तो मेरे लिए तो जापान है सर, वो मेरा हम्म। बादशाह जापान का बादशाह, साढ़े हम्म। कहते अल्लाह बादशाह मेरा बादशाह, सबका बादशाह सर, तो ये इनका हम्म। वेरी हाई लेवल मॉरल है सर। हाँ, लेकिन उसमें आपने शुरू में बात की ना कि जो मुर्दा कौम होती है, तो उस मुर्दा कौम का आपने कोई जिक्र किया था, लेकिन कौमें जो है क्या वो लीडर से बनती हैं या लोगों से बनती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो है कि लोग ऊपर देख रहे हैं कि हमारे लीडर किस किस्म के आए हैं, चाहे वो सिविलियन थे चाहे फौजी थे, कि वो कहते क्या थे, करते क्या थे, और जिसकी वजह से ये डिस्कनेक्ट पैदा हुआ लोगों में। जनरली बड़ी मायूसी है, लोग पुलिस, आपके यहाँ जो जापान में पुलिस बड़ी खुद ही वो, एक दफा मैंने देखा, मैं टोक्यो में एक होटल में ठहरा था, बाहर देखा तो छोटी सी चौकी के बाहर पुलिस वाला जब आया, उसने खोला अपना थाना, तो वो खुद ही बाहर झाड़ू दे रहा था। यस तो मैं उस पे बड़ा शॉक भी हुआ, मुतासिर भी हुआ कि देखें इस नौयत की पुलिस है यहाँ पे। तो पुलिस को लोग जाते हुए करीब डरते हैं कि उल्टा हम फंस ही ना जाएं। तो वो जो अकाउंटेबिलिटी है वहां पे, आप कह रहे थे कि बहुत ज्यादा है। सर, वो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और दूसरा है कि अगर आप जाए ना, पुलिस पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, यहाँ मदद करते हैं,
हालांकि ये वहां पे होना चाहिए, तो हमारे पाकिस्तान में तो नहीं हो सकता ना। मतलब पूरी दुनिया में आप जाए, आप यूरोप में भी गए होंगे, कनाडा भी गए होंगे, पुलिस से अगर आप रास्ता पूछे ना, वो बकायदा मुझे चल के वो वहां इशारे तक लेके जाएगा कि यार इधर तूने राइट जाना है, उसे पता है कि ये फॉरनर है, मतलब हम्म गाइड करते हैं, यहाँ तक साथ चल के आएंगे। तो सर हम्म इनकी जो एजुकेशन है वही बताया कि बाज़मीर कौम है, इनकी ट्रेनिंग ऐसी है कि एजुकेशन। तो आपने बोला ना कि कौमें लीडर से बनती है या किससे बनती है, वो एक लफ्ज मुझे याद आ गया, नट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ग्रेट ग्रेट स्ट्रॉन्ग नेशन। वो एक लफ्ज मैंने इंग्लिश सुना था बचपन में कहीं, तो अभी तक दोबारा वो इंग्लिश मेरे दोबारा बोलें, उसको उर्दू में बोलें। उर्दू बोले, नट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेड, कहता सोना जो अच्छा, है ना, वो सोना नट गोल्ड बट ओनली मैन सोने से कैन मेड। यानी कौमें सोने से नहीं बनती बल्कि हमें इंसानों से सोने से बनती नहीं हैं। बनती, और तो हमारी कौम जो है ना सोने से बनी हुई है, सोई हुई पड़ी हुई है, हम्म जागो एक कौम उठाना मुश्किल है। तो नट गोड ओनली मैन कैन मेड, मैन जो है ना, इंसान जो है ना, इंसानियत जब अपने अंदर आएगी, आपके हाई मोरल होंगे, एथिक्स आएंगे, वो जो एजुकेशन देने की जरूरत है। मैं कहा जापान में मेरे बच्चे 5 महीने उनको यहीं पढ़ाया, उनकी जापानीज एजुकेशन हुई है, 5 5 6 साल से इनको ना वो टॉयलेट साफ करना सिखाएंगे, घर की सफाई करना सिखाएंगे, ये मोरल। तो हमारी जो प्रॉब्लम है ना खान साहब, मसला ये कि हमारे मोरल एथिक्स की बजाय ना सिर्फ सियासत और मजहब पढ़ाया जाता है। ये दो हम्म। चीजें ना कंट्रडिक्शन है इनमें, और हाँ, सियासत और लेकिन मजहब वो। लेकिन वो ठीक कहा आपने। एक तो है कि हम्म, इन कौमों की, चाहे चीनी है या जापानी है, इनकी बड़ी तवील तारीख है, यस। अखलाकी अकदार का, रवायात का एक बहुत हम्म, सरचश्मा है इनके पास। हम्म, और हम्म। इसके साथ साथ इनको रहनुमा भी तो अच्छे मिले ना, यानी तो जिनके बड़े रहनुमा पे। तो रहनुमा फिर कौम में से आते हैं ना, जैसी कौम जी। होगी वैसे उसी में से वो रहनुमा उठाएंगे, उसको तो अपनी जैसा बंदा चुनेंगे ना। अब हमारे हम्म जैसे बंदे उन्होंने वैसे ही बंदा चुना है ऊपर, वही आएगा आपके सामने। तो हम्म ये एक कौम वही बताएं, जब तक आप कौम नहीं बन, जापानीज एक कौम है बताएं, इनके अंदर कोई वो पंजाबी सिंधी आपने देखो यहाँ कोई नहीं है, वो हम्म डिवाइड नेशन नहीं है ये ना, दे आर ओनली वन जापान, वन नेशन, वन हम्म कंट्री, वन एम्पर। तो हम्म ये चीज बढ़ाने की जरूरत है मेरे ख्याल हमारे पाकिस्तान में, कि जब तक हम, मैं एक बात कर रहा था कि 1947 से पहले वो एक हमारे डॉक्टर साहब कहते कहते उस वक्त हम एक कौम थे हम्म लेकिन मुल्क नहीं था, तो कहते अब पाकिस्तान बनाया उन्होंने। लेकिन अब क्या है कि अब एक मुल्क है लेकिन कौम नहीं है सर। तो कौम किधर है, आप किधर है, आप दिखाएं मुझे कौम, चले पाकिस्तान उसमें कौन। एक ये तो बड़ी, आप बड़े मुतनाज़ टेरिटरी में जा रहे नहीं हैं नहीं क्योंकि क्योंकि कौमें जो बनती हैं वो तो एक यकजहती के एहसास के साथ यस बनती हैं, इंसाफ के यस एहसास के साथ बनती हैं, जहाँ पे यस। तमाम उस उस मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो खुद को एक तस्वुर करें। हमारे यहाँ तो चूंकि यस 5 6 बड़ी कौमियतें थीं, बलोच, पंजाबी, ब्रावी, यस। पश्तून, तो उसकी वजह से बहुत तकसीम पैदा हुई और लोगों ने उस तकसीम का फ़ायदा भी उठाया, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि इस मुआशरे के अंदर बहुत सारी ये दरारें पड़ी हुई हैं। और इसीलिए शायद पाकिस्तान और जापान का जो मुवाजना है शायद नहीं किया जा सकता। वो एक नहीं कौम कर है और हम एक सकते। हजूम है, एक ऐसा हजूम जिसको कोई रहनुमा नहीं मिल सका है। तो अगर आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो इस बात पे हम अपनी फिर गुफ्तगू भी ख़त्म करते हैं। आपका शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया।